तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 में हो तो क्लास 10 के लिए ये वीडियो होने वाली है। देख रहे हैं आप, क्लास 10 वालों के लिए ये वीडियो जो है सो होने वाली है। ठीक है। और दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा ना, वो रहेगा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। ठीक है। और ये दोस्तों वीडियो जो है सो SA1 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है सो बनाई गई है। आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के नाम से अभी पूरा जो है सो ट्रेंड में चल रहा है ना। स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, SA1 होगा, इस तरह से आप लोगों को सुनने को मिल रहा है। तो दोस्तों, क्या कुछ कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सभी क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हम। तो आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट से शुरुआत कीजिएगा। हमें पढ़ के अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स को का जवाब देंगे हम। ठीक है। और कहाँ से आप देख रहे हैं वो भी लिखें। चलिए देखते हैं। दोस्तों, एक बात बता दें, आपका एग्जाम होने वाला है ना, वो 1 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। इसको याद रखें, आप लोग डेट ना भूलें। आई थिंक आप लोग एडमिट कार्ड रिसीव कर लिए होंगे स्कूल से, है ना। और नहीं किए हैं तो समय नहीं है दोस्तों, जाके जल्दी कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से मैं याद कराऊंगा। ठीक है। आप लोग इसमें बने रहिएगा, तभी तो आपको इस वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आ गए हैं क्वेश्चंस लेकर के। देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, है ना। यानी कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। आपका पास ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों, वो 1851 दिया हुआ है, 1861 दिया हुआ है, 1871 दिया हुआ है, 1881 दिया हुआ है। तो दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है, आपको मालूम है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1871। याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है। याद रखिएगा, एकीकरण मतलब एक। ठीक है। याद रखिएगा, 1800 में आपका 71 आता है ना। याद रखिएगा 1871, यानी कि एक वाला डिजिट आप याद रखिएगा, वो भी 71 में रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे, जर्मनी का एकीकरण यानी कि लास्ट डिजिट एक रहेगा, 1871। ठीक, याद रखिएगा। 51 और 61 में कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा आप, 71 है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की। दोस्तों, हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो दोस्तों, ऑप्शन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, हिंद स्वराज की जो रचना की है ना, वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। ठीक है। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता। ठीक है, याद रखें, महात्मा गांधी। ठीक है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, स्वराज बता अपना राज को लेकर के आह्वान जो किए थे ना, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। उन्होंने कहा था कि भारत को अपना राज मतलब जो है सो अपना राज लाना है, भारत में अंग्रेज को भगाना है यहाँ से। ठीक है। तो याद रखिएगा, हिंद स्वराज उन्हीं का जो है सो रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पुना पैक्ट कब पारित हुआ। पुना पैक्ट दोस्तों, पुना पैक्ट कब पारित हुआ? तो फरवरी 1932 और मार्च 1932, अगस्त 1932 और सितंबर 1932। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, पुना पैक्ट जो है ना दोस्तों, वो है सो 1932 को जो है सो पारित हुआ, वो भी सितंबर के महीने में। ठीक है। अभी सितंबर के महीने में आपका जो है सो एग्ज़ाम चल रहा है ना। सॉरी, सितंबर में नहीं है, आपका अक्टूबर में है ना। आज सितंबर का लास्ट डेट है, तो थोड़ा सा याद रख लें कि सितंबर अगर बोले ना तो मतलब पुना पैक्ट बोले तो 1932 है, और वो भी सितंबर का महीना में। ठीक है, जो अभी पार हो रहा है। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों और प्रवाहों का उल्लेख किया है। ठीक है। तो व्यापार का, ठीक है, श्रम का, पूंजी का, उपरोक्त सभी का। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम अपना अर्थव्यवस्था को देखें ना, तो हमारे अर्थशास्त्रियों ने उपरोक्त सभी को बताया, यानी कि व्यापार, श्रम और पूंजी सब चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जॉबर क्या था? तो जॉबर क्या था दोस्तों? इटली क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी, जमींदार और घरेलू नौकर और पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। तो दोस्तों, जो जॉबर था ना, वो हमारा जो है सो पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। ठीक है। जॉबर जो है सो पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था। आप लोग इसको कर लें, ऑप्शन नंबर डी कर लें। हाँ, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा। तो याद रखिएगा, भारत में पहला कपड़ा मिल जो दोस्तों वो लगा बम्बई में, है ना, 1854 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अहमदाबाद रॉन्ग हो जाएगा, कानपुर रॉन्ग हो जाएगा और सूरत भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारत, ये हो गया 7वां नंबर। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। वुड ब्लॉक की जो है दोस्तों, ये एक तरह का छपाई तकनीकी छपनाई क्या बोलते हैं उसको, ये प्रिंट करने वाला छपाई तकनीकी मशीन है। ठीक है। जो कहाँ पे ये सबसे पहले शुरू हुई थी, तो मिस्र में और क्या है, भारत में
ऑप्शन नंबर ए मिस्र में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी चाइना में और ऑप्शन नंबर डी जापान में। तो दोस्तों आपको बता देना कि वुड ब्लॉक, वुड का मतलब होता है लकड़ी, क्या होता है दोस्तों लकड़ी, और लकड़ी में एक ब्लॉक मतलब एक मतलब बोल सकते हैं सांचा बनाता था, जिससे जो सो दोस्तों छपाई के लिए जो सो काम में लाया था उस मशीन को, ठीक है। वो मशीन का काम छपाई करने के लिए होता था, कपड़े में प्रिंट करना और कागज़ों में प्रिंट करना, ठीक है। तो बता दें कि मिस्र ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। भारत को उतना बुद्धि नहीं था उस समय, ठीक है। तो चाइना जो कि काफ़ी ज़्यादा दिमाग से तेज होता है, ठीक है। चाइना, भले चाइना का हमारा टिकता नहीं है लेकिन आदमी के पास दिमाग बहुत होता है, ठीक है। इसलिए याद रखें कि जो भी तकनीक अक्सर जो बनता है ना अधिकांश चाइना में बनता है, ठीक है, यानी कि चीन। तो याद रखें वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक चीन में ही लाई गई थी सबसे पहले, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है दोस्तों, कॉर्न लॉ दोस्तों मक्का कानून बोलते हैं, किस देश से पारित हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा कॉर्न लॉ जो है सो किस देश में पारित हुआ ना, तो ब्रिटेन में और अमेरिका में और फ्रांस में और जर्मनी में। याद रखिएगा कॉर्न लॉ जो दोस्तों ब्रिटेन में पारित हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब इसको दोस्तों याद कैसे करें, याद रखिएगा कॉर्न लॉ मक्का कानून, ठीक है। तो मक्का, ठीक है, और जो है सो इसको दोस्तों याद करने का जो टेक्निक है ना, ट्रिक है, समझ लिएगा। कॉर्न का मतलब होता है मकई, ठीक है, मकई का बिस्किट, याद रखिएगा मकई का बिस्किट ब्रिटानिया, ठीक है, ब्रिटानिया होता है तो कंपनी, ब्रिटानिया बिस्किट वही, याद रखिएगा। मकई यानी कि कॉर्न लॉ जो है सो ब्रिटानिया यानी कि ब्रिटेन देश में पारित हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, याद हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, लोहा एवं रक्त नीति, ठीक है, लोहा एवं रक्त नीति इसको बोलेंगे, का प्रतिपादन किसने किया, तो हिटलर ने और मेजनी ने और बिस्मार्क ने और विलियम ने। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा ना बिस्मार्क ने, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है, बिस्मार्क, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है दोस्तों, कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा। तो दोस्तों देश नहीं है, क्षेत्र है, ठीक है, किस क्षेत्र पर पड़ा, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना कृषि पर, ठीक है, कृषि पर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है, भारत में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न 10 दोस्तों क्या है, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया, तमिल, ईसाई, सिहली और मुस्लिम। तो दोस्तों सिहली का पूरा दबदबा था, ठीक है, सिहली लोगों ने श्रीलंका में किस समुदाय ने, है ना, श्रीलंका में सिहली समुदाय ने क्या किया, प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नहीं है दोस्तों 12 है, ठीक है, सॉरी। किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, साम्यवादी शासन व्यवस्था और सामुदायिक शासन व्यवस्था। तो दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था जो दोस्तों है ना, इसी में जो सत्ता के बीच में जो है सो केंद्र और राज्य का बीच का बंटवारा होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 आई थिंक है ना, हाँ। तो बताइए इसमें कौन सा है। तो दोस्तों याद रखें कि संविधान के अनुच्छेद जो है सो 17 के अधीन जो है सो द्वारा बोल सकते हैं आप अस्पृश्यता यानी कि इनटचेबिलिटी वाला जो था ना सिस्टम, यानी छुआछूत वाला सिस्टम, उसको निषेध किया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता वाला जो कानून है अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है, इसके आधार पे ये जो है सो इसको निषेध किया गया है, ठीक है, छुआछूत को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो गांव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, बांध बनने से रोकना, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पानी देना और इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना हो जाएगा बांध बनने से रोकना, ठीक है। ये से नर्मदा एक नदी थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों बांध बनने से रोकना था, ठीक है। और भी इसके कई ऑप्शन आते हैं कि गांव को जो दोस्तों है ना जो है सो विनाश होने से बचाना था इसका मुख्य उद्देश्य। खैर यहाँ ऑप्शन जो है सो आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न
16 की ओर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो गई दोस्तों? याद रखिएगा, ये बार बार पूछता है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1985 को हुआ। ठीक है, याद रख लें। ठीक है, 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। A गलती हो जाएगा, C गलती हो जाएगा और D गलती हो जाएगा, B सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देख रहे हैं संयुक्त, इसको सारा मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या है? 1953 से 58, 1954 से 68, 1954 से 68 दोस्तों, यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, A रॉन्ग हो जाएगा, फिर हमारा C और D भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि ह्यूमन राइट, ठीक है, और ह्यूमन राइट आंदोलन को क्या बोलते हैं? रिवोल्ट ना, वो है 1954 से 1968 के आसपास में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि संविधान के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में, जी नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में, जी हाँ। तो दोस्तों हमारे संविधान के अनुसूची जो है ना, ये भाषा अनुसूची मतलब जो है 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। इसको याद कर लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में जो है भारत के संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं का जो वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 25%, 33%, 40%, 50%। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, तो दोस्तों महिलाओं का दोस्तों ये पंचायत में जो प्रावधान है आरक्षण का, वो है कितना पता है? 50%। ठीक है, 50%। इसको आप लोग कर लें ऑप्शन नंबर D। 1 मिनट, क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर D, हाँ। बाकी आपका A, C और B रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या दोस्तों देख रहे हैं कि विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? लोकतांत्रिक, राजनीतिक और राजतांत्रिक है, और तानाशाही और सैन्य आधारित। तो दोस्तों जो सबसे अच्छी होती है ना, वो होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो हमारे भारत में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां प्रश्न क्या देख रहे हैं? इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, किन राज्य में, ना राज्यों लिख दिया है। चलिए खैर कोई नहीं, एक राज्य का अपना नाम है। चलिए, राजस्थान में पाया जाता है कि पंजाब में कि गुजरात में कि हरियाणा में? दोस्तों याद रखिए, काली मृदा बोलेगा ना तो गुजरात। ठीक है, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, गुजरात में इसका जो है मात्रा है काली मृदा का। और ऐसे पूछता है कि काली मृदा किस फसल के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उपयोगी है? तो याद रखिएगा, कपास। ठीक है, चलिए गुजरात में देखिए, गुजरात में रात है, रात कैसा होता है? काला। ठीक है, याद रखिएगा, रात काली होती है ना, तो काली 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 रातें। ठीक है, और काले काले बाल। चलिए गाना नहीं आता है, खैर याद आ गया है तो आपको सुना दिए। हाँ, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। चलिए, गुजरात मतलब रात। ठीक है, रात मतलब काली काली रात। चलिए, काली मृदा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो कर्नाटक में है, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है और महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। याद रखिएगा, कैसे याद करें? अब उतना याद रखता नहीं है। कारबेट, अरे कारबेट है ना, कार में बैठ। ये क्या है? ये है कार। हमको ड्राइंग भी आता है थोड़ा थोड़ा, आप लोग देखें बताएं। ठीक है, कैसा कर रहे हैं ड्राइंग हम। ये कार देखिए, कार कार कार, ये कार हो गया। ठीक है, काफ़ी लंबी कार है। ये है इसका शीशा है। ठीक है, और ये कार में बैठ, यह बैठा हुआ आदमी लोग। ठीक है, आदमी लोग को दिखेगा नहीं, खाली मुंडी दिखेगा। हाँ, आप लोग देखें, मुंडी दिख रहा है गोल गोल। तो कार में बैठ, और बैठ के फिर उतर। ठीक है, कार में बैठ के उतर जा। ठीक है, तो यही याद रखिएगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जब भी पूछेगा ना, तो आप ये ट्रिक ले लीजिएगा, कार में बैठा हुआ आदमी उतर गया। ठीक है, उत्तराखंड में कहने का मतलब। तो उत्तराखंड, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। याद हो गया क्या दोस्तों? अगर याद हो गया तो आप लोग देखिए, यहाँ पे हम कार बना रहे हैं। ठीक है, कार का पहला पहिया, दूसरा पहिया। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करते हैं? ये है सो ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। वाह, क्या कार बन गया। ठीक है, देख रहे हैं, उत्तराखंड। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। चलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं सॉरी बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों गुजरात के जो है किस नदी बनाया गया है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती और माही। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है ना, गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, और दोस्तों इसको याद कैसे करें? तो याद रखिएगा ना,
सरदार सरोवर, सरदार जी ने है ना एक क्या ट्रिक बना दें, इसका ट्रिक क्या बना दें दोस्तों, सोच रहे हैं। चलिए देखिए, याद रखिएगा कोई सरदार जी हैं, ठीक है, कोई सरदार जी हैं, उनका घर जो है ना नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। सरदार जी का घर कहाँ है, नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है, ये नदी है। चलिए याद हो जाएगा आप लोग को, हमको उम्मीद है आप लोग इतना भी मतलब बहुत तेज़ हैं, ठीक है, इतना भी आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग याद नहीं होगा। चलिए, सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो सरदार जी का घर कहाँ है, नर्मदा नदी के किनारे, याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की और दोस्तों, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। दोस्तों सुनहरा रेशा सोने के जैसा चमकता है, तो कपास तो वाइट हो गया, ये नहीं होगा। जूट, जी हाँ, जूट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। रेशम भी नहीं होगा, ऊन भी नहीं होगा, जूट होगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग जूट नहीं देखे हो तो बताते हैं, आप लोग के घर में खाट होगा, ठीक है, खाट मतलब खटिया, ठीक है, चार पाई जिसको बोलते हैं, जिसका चार पाँव होता है, और देखते हैं ऐसे सब उसमें रस्सी होता है, क्या लगा होता है, रस्सी लगा होता है, ग्रीन लगता है, रस्सी लगा होता है इसमें बहुत सारा। तो रस्सी का देखिएगा ना, होता है क्या, जूट होता है, क्या होता है, जूट। ध्यान रखिएगा, सुनहरा रेशा सोना, सुनहरा तो सोना, सोने वाला खटिया में जो रस्सी लगा होता है दोस्तों होता है जूट, क्या होता है, जूट। तो सुनहरा रेशा यानी कि सोने वाला खटिया में जो रस्सी लगा होता है ना, वो जूट का बना होता है, किसका होता है, जूट का बना होता है, ठीक है। सुनहरा सोने वाला रस्सी जो है सो जूट का बना होता है, और सोने वाला रस्सी कहाँ लगता है, सोने वाला खटिया में। चलिए चलते हैं 25वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों झारखंड में कोडरमा दोस्तों जो है ना, ये कमेंट आप करें, ठीक है। लोह अयस्क, तांबा और बॉक्साइड और अबरख, आप इसको कमेंट में जवाब दें। जो कोडरमा से है वो बेहतर तरीके से जान रहे होंगे, ठीक है। और बाकी जो अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट बोलते हैं हम, जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, है ना, और भी ज़िले के हैं, वे लोग भी जीके में कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो बताएं दोस्तों, कोडरमा जो है सो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये सवाल आपसे रहेगा, ठीक है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, ओके, आई एम वेटिंग। चलिए इंतजार कर रहे हैं आपका, सही जवाब वालों का जो है ना आंसर मैं रिएक्ट करूँगा। चलिए चलते हैं 26वां प्रश्न दोस्तों, देख रहे हैं 26वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है, स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, ठीक है, क्या लिख दिया है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अरे ए कहाँ चला गया, ये इसमें है ही नहीं, अरे भैया साहब इधर कर दिया, देखिए ए कर दिया भेल, है ना, और बी कर दिया सेल, सी कर दिया टिस्को, और डी कर दिया है MNCC। तो दोस्तों कौन सी एजेंसी है जो सो स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों वो जो है ना, वो क्या है, सेल है, ठीक है। सेल का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर से दोस्तों बता दें, स्टील अथॉरिटी AUTHO, ठीक है, RITY, स्टील अथॉरिटी, फिर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, IND से इंडिया और LTD से लिमिटेड, ठीक है, याद रखें। तो चलिए याद रखिएगा, सेल जो है सो याद रखिएगा, S से स्टील और S से स्टील का बाजार, स्टील का जो स्पेलिंग S से शुरू होता है, इसलिए सेल को आप आंसर कर लें। सेल कंपनी जो है सो स्टील को भारतीय बाजारों में उपलब्ध कराती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, अगला प्रश्न क्या है, भारत में समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा ना, 7516, ठीक है, किलोमीटर। अब इसको याद कैसे करें, तो दोस्तों समुद्र वाला गाना भी याद है क्या, 7 समुंदर क्या है, भुला गए हम भी, हाँ, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, अच्छा आ गई है ना, भूल गए थे हम। गाना सुनाइएगा आप लोग कमेंट में, हाँ वेट कर रहे हैं। क्या था, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, कि आ गई, कंफर्म नहीं है, आप लोग बताएं, ठीक है। और दोस्तों ये ट्रिक, मेरा ये गाना गाने का मेन उद्देश्य था ना, कि देखिए समुद्री तट, भारत का समुद्री तट देखिए ना, वो 15,000 से शुरू है, ना वो 3,000 से शुरू है, ना वो 2,000 से शुरू है। तो समुद्र 7 समुंदर 7,000, 7 समुंदर 7,000, और 7,000 वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। आप भूल जाते हो कोई बात दिक्कत नहीं है, 7,000 याद रखना, फिर 516 किलोमीटर और जोड़ देना, ठीक है, 7,000 जोड़ देना अलग से। 7 समुंदर वाला गाना याद हो गया ना, समुंदर का तट है, समुद्री तट है, और 7,000 इधर हो गया, 516, बस हो गया, खेला ख़त्म, ठीक है। तो 7,516 किलोमीटर जो है सो हमारे भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई है। मैं फिर से पूछूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम शायद लगता है कि इस वीडियो में आई थिंक
क्वेश्चन करा पाएंगे। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, बहुत लंबा वीडियो होता है। हाँ, हम लोग इसका पार्ट नेक्स्ट लाएंगे। देखते हैं भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली। दोस्तों भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली पता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 16 अप्रैल, याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853। आप बोलोगे सर 1853 है कहीं नहीं, तो दोस्तों हमको पता है ये गलती कर दिया क्वेश्चन बनाने वाला, ठीक है। बेचारा लोग, वो आदमी है, भगवान तो है नहीं, है ना। भगवान से गलती होती है तो आदमी है ना। तो 1853 कर लें, क्या कर लें आप लोग, 1853, ऑप्शन नंबर ए को कर लें 1853, ठीक है। वैसे याद रहेगा आप लोग को 1853 को जो सो भारत में पहली रेल चलाई गई थी, और वो भी पता है कहाँ से कहाँ, मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच चलाने वाला कौन है पता है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था मुंबई से थाने के बीच भारत की पहली रेल, ठीक है। कब? 1853, ठीक है। 1953 नहीं होगा, ये गलती कर दिया है, ठीक है। ये 18 सब जगह 18 कर लीजिए। चलिए, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसका ट्रिक भी दे दें क्या? पहली रेलगाड़ी ना 1853। दोस्तों पहला बार रेलगाड़ी भारत में आया था ना, तो याद रखें उसका ट्रिक कर दे देते हैं। ये रेलगाड़ी है, क्या है? ये रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है ना। ये इसका टायर है, मतलब चक्का है, ठीक है। तो रेलगाड़ी में पहली रेलगाड़ी थी, तो इसका जो टिकट का दाम था दोस्तों कितना रुपया था? 1800 रुपया, ठीक है। 1853 रुपया, ठीक है। 1853 रुपया टिकट का दाम था, याद रखिएगा। रेलगाड़ी का टिकट का दाम कितना था? 1853 रुपया। आपसे पूछेंगे कमेंट में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत उदाहरण है? परंपरागत दोस्तों जो सदियों से यूज होता आ रहा है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, और कोयला और परमाणु ऊर्जा। तो इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो दोस्तों हमारे पूर्वज लोग जो है ना दोस्तों, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किए थे, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किए थे, है ना। तो ये सब गैर परंपरागत में आ जाएगा, ठीक है। परंपरा से जो चली आ रही है, तो परंपरा से दोस्तों क्या पता है क्या चली आ रही है? कोयला लकड़ी उकड़ी, है ना। तो कोयला वाला ऊर्जा हमारा परंपरागत स्रोत है, और परमाणु वाला भी जो है हमारा परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत में आ जाएगा। सबको मतलब दोस्तों वैज्ञानिक विधि से इसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये सब हमारा गैर परंपरागत कहलाएगा, और परंपरागत कौन कहलाएगा? जो सदियों से यूज होता आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राज़ील में और अमेरिका में। कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों इसको याद कर लें, ब्राज़ील में, ठीक है, याद रखें। पृथ्वी सम्मेलन 1992, देखिए 1992 वाला बात में आएगा। देखिए 92 में 92 है ना, 1992 है ना। तो बा से ब्राज़ील, याद रखिएगा ना। 1992 वाला जो है सो पृथ्वी सम्मेलन जो है सो ब्राज़ील में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो जनसंख्या, औसत आय, उद्योग और तकनीक। तो दोस्तों देश का जो है सो विकास का अगर आप तुलना करेंगे ना, तो वो है सो औसत आय के आधार पे होता है, ठीक है, औसत आय के आधार पे, ठीक है। इसका भी ट्रिक दे दें क्या? चलिए देखिए सुनिएगा दोस्तों। देश का विकास कब होगा? विकास तब होगा जब आप इनकम करोगे, पैसा कमाओगे, ठीक है। और विकास नहीं होगा जब आप अगर खाली जनसंख्या बढ़ाओगे, उद्योग बढ़ाओगे, तकनीक बढ़ाओगे, ठीक है। इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर लोग उद्योग नहीं लगा सकता, हर लोग तकनीक नहीं यूज कर सकता, हर लोग जो है ना जनसंख्या भी है सो हमारा विकास नहीं कर सकता, ठीक है। वो तो और जो है सो विकास को क्या करता है? पीछे भेजता है। तो औसत आय, ठीक है, मतलब इनकम जो है सो आएगा तभी विकास होगा। चलते हैं 32वां प्रश्न में देखते हैं क्या दोस्तों। औसत आय को जो है सो खाली स्थान रूप से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय, कुल आय, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक। तो दोस्तों औसत आय को जो है ना हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं, पता है आप लोग को, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 33वां प्रश्न दोस्तों क्या देख रहे हैं? सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र में ना कृषि तो प्राथमिक क्षेत्र का आ जाएगी, चीनी ऊनी आ जाएगा द्वितीय, परिवहन संचार बैंकिंग आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। जहाँ पे सेवा दिया जाता है, केवल जहाँ कुछ उत्पादन नहीं किया जाता है, सेवा दिया जाता है, वो हो गया हमारा सेवा क्षेत्रक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जीवन बीमा की गतिविधि है क्या? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। याद रखिएगा जो हमारा जीवन बीमा जो है ना दोस्तों, वो सेवा क्षेत्र में आता है, यानी कि तृतीयक, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, यहाँ पे चतुर्थक लिख रहा है, गलत लिख रहा है, ठीक है।
चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं दोस्तों 35वां प्रश्न क्या है। 35वां प्रश्न में हम लोग का वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? वस्तु के पैसे, धातु के पैसे, प्लास्टिक मनी और डिजिटल मनी। तो पता है दोस्तों कागज़ का कमी हो चुका है भारत में, है ना, तो हम लोग अभी डिजिटल मनी की ओर चल रहे हैं। ठीक है, दिखता नहीं है, फ़ोन पे गूगल पे मारते हैं, बिना पैसा बिना नोट निकाले किसी को भी हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो डिजिटल मनी जो है सो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है ना। चलिए चलते हैं 36वां प्रश्न की ओर, देख रहे हैं हमारा क्या है दोस्तों, धन का आधुनिक रूप क्या है? धन का आधुनिक रूप सिक्का और नोट, प्लास्टिक मनी और डिमांड मनी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों धन का आधुनिक रूप जो है ना, तो दोस्तों इसके कागज़ के नोट और सिक्के, यानी कि सिक्के और नोट होंगे। ठीक है, ये प्लास्टिक मनी नहीं होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा। बहुत बार आप लोग मार देंगे उपरोक्त सभी, ये नहीं करना है वो। ठीक है, पढ़ के करना है अच्छा से समझ के। चलते हैं 37वां प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। 37वां प्रश्न क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं हम, हाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, देख रहे हैं हम, ठीक पढ़ रहे थे इसका मतलब। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पादन के लिए तैयार माल, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि विदेशी कंपनियों को दोस्तों सस्ता श्रम भी चाहिए और उत्पादन के लिए कच्चा तैयार माल भी चाहिए। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हमारा 38 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? डाक सेवा, मोबाइल मरम्मत सेवा और वायरिंग मशीन बिक्री के बाद सेवा, और इनमें से कोई नहीं ना। तो सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंदर दोस्तों आ जाएगा वो डाक सेवा। क्या आ जाएगा दोस्तों? डाक सेवा। ठीक है, ये क्या करता है? सार्वजनिक, एक मिनट, जी हाँ, हमारा आंसर एकदम राइट है, डाक सेवा। ठीक है, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग जो करना है दोस्तों वो क्या हो गया पता है? निजी मरम्मत सेवा। वायरिंग मशीन भी निजी है, लेकिन डाक सार्वजनिक है, सभी के घर पहुंचता है डाक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2002 में, 2004 में, 2005 में, 2007 में। कब पारित हुआ दोस्तों? तो दोस्तों सूचना का अधिकार जो है ना वो 2005 में पारित हुआ। इसका ट्रिक क्या देते हैं? सूचना का अधिकार, दोस्तों सूचना का अधिकार देखिएगा, सूचना का अधिकार 2005 में पारित हुआ। ठीक है, और याद रखिएगा इसको दोस्तों, आप लोग याद कर लें अपने से, इसका ट्रिक क्या देते हैं वैसे याद रहेगा। ठीक है, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ? 2005 में। ठीक है, सूचना, याद रखिएगा, चना 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 वही खाएगा जिसके पास 2005 है, 2005 रुपया है, हाँ, जिसके पास 2005 रुपया है वही चना खाएगा। ठीक है, खैर दोस्तों ये ट्रिक है, रियलिटी नहीं है। ठीक है, सूचना को याद रखिएगा 2005 में पारित किया गया, सूचना का अधिकार, है ना। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक को अपने पास कुल जमा राशि का कितना % नगद रखना पड़ता है? 5%, 15%, 25% और 35%। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिएगा ना कि आरबीआई को जो है सो 15% नगद अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 15%। चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को 40 प्रश्न समझ में आए होंगे दोस्तों। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस थे, और दोस्तों कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन क्वेश्चन गलत आपको लगा, वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और उस पर हम रिसर्च करके आपको बताएंगे। हालांकि मेरे अनुसार सारा क्वेश्चन सही था, और आप लोग अपना कमेंट करें अगले वीडियो किस टॉपिक पर और किस सब्जेक्ट पर लाया जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे आए सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट का वेट करते हैं हम बेसब्री से। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।